तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है मनी हाइस्ट सीजन 3 पर जो 2017 में रिलीज हुई थी। एंड गाइस इससे पहले भी हम मनी हाइस्ट सीजन 1 एंड सीजन 2 एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड आपने सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन को बहुत ज्यादा प्यार दिया एंड हमने उस वीडियो में 1 लाख प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए हैं एंड सीजन 2 इज ऑन द वे ऑफ इट। एंड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मनी हाइस्ट सीजन 3 एंड मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैंने 1 के फॉलोअर्स का टारगेट रखा है। सो प्लीज सपोर्ट। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने सीजन 2 के एंड में देखा था कि रॉबर्स लगभग 950 मिलियन यूरोस लेकर रॉयल म्यूजियम से भाग निकले थे टनल के थ्रू। एंड गाइस पिछले वीडियो में मैंने गलती से 2000 मिलियन यूरोस की रॉबरी के बारे में बोला था, पर वो 950 मिलियन यूरोस थे और उन्हें लेकर रॉबर्स वर्ल्ड के अलग अलग देश में छुपे हुए थे। तो अब हम सीजन 3 एपिसोड 1 में देखते हैं ऑल्टुरो को, जो बहुत फेमस हो चुका था क्योंकि आपको याद होगा कि इस बंदे ने कई सारे हॉस्टेजेस को बाहर निकाला था सीजन 1 में और इसीलिए अब ऑल्टुरो अपने शोज करता था जिसमें वो रॉबर्स की बुराई करता था एंड उसकी खुद की तारीफ करता था कि कैसे उसने हॉस्टेजेस को बचाया। फिर हम रियो एंड टोक्यो को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर थे, गुनायाला आइलैंड पर, और वो वहां पर काफी मजे में थे। फिर हम नायरोबी एंड हेलसिंकी को भी देखते हैं जो अर्जेंटीना में थे और वो भी मजे कर रहे थे। और ऐसे ही डेनिवर और मोनिका इंडोनेशिया में थे और उनका एक बेटा भी था। और गाइस और भी कुछ बड़ा होने वाला था और उसके लिए 77 दिन बाकी थे और लगभग रॉबरी को अब 2 साल हो चुके थे। टोक्यो ये डिसाइड करती है कि अब वो कुछ दिन रियो से दूर घूमने दूसरे देश जाएगी एंड एज यू नो ऑल प्रॉब्लम स्टार्ट विद दिस टू। टोक्यो बोट लेकर निकलने वाली थी तो रियो टोक्यो को एक फोन देता है जो ब्लैक मार्केट से लिया था और वो बोलता है कि हम हर 3 दिन बाद 6 बजे शाम को बात करेंगे। तो टोक्यो मान जाती है, फोन लेकर टोक्यो निकल जाती है और वो काफी मजे करती है 3 दिन के लिए। और तीसरे दिन शाम 6 बजे वो रियो को कॉल करती है, पर यूरोप में पुलिस की सब जगह पर नजर थी कि कोई क्लू मिले और कम से कम एक रॉबर पकड़ा जाए। यानी कि गाइस 2 साल के बाद भी पुलिस ने रॉबर्स का पीछा नहीं छोड़ा था और उन्हें रियो एंड टोक्यो के अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट कॉल की वजह से उन दोनों के भी डिटेल्स मिल जाते हैं कि वो इस वक्त कहां पर है। पुलिस इंटेलिजेंस हेड कोलोनल प्रिएटो को कॉल करके बता देते हैं और वो तुरंत वहां इंटरनेशनल पुलिस को भेजने का ऑर्डर देता है। और थोड़ी ही देर में 2 पुलिस ग्रुप, एक ग्रुप बोट से रियो को पकड़ने जाता है और दूसरा ग्रुप कार एंड बाइक से टोक्यो को पकड़ने। ये दोनों भी बात कर रहे थे कि तभी पुलिस को देखकर रियो टोक्यो को बोलता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है, वहां से निकलो। पर रियो एक आइलैंड पर था और उसका बचना इम्पॉसिबल था, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ टोक्यो का भी फोन टैप करके पुलिस वहां आती है, पर टोक्यो ने उस फोन को एक डॉगी के बेल्ट को लगा कर रखा था और वो खुद जंगल में भाग जाती है, पर पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी। फिर हम वो समय देखते हैं 2 साल पहले का, जब रॉबर्स ने पैसे लेकर बोट से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की थी। और तब हम प्रोफेसर को देखते हैं जो सबको बोट के अंदर ले जाता है और सारे रॉबर्स को एक फाइल देता है जिसमें प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स थे कि अगर किसी भी तरीके से पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या करना है। और फिर वो हर कॉन्टिनेंट के नंबर्स बोर्ड पर लिख कर बोलता है कि तुम अगर इनमें से किसी भी कॉन्टिनेंट में जाते हो और पुलिस अगर तुम्हारे पीछे पड़ती है तो तुम इन नंबर्स पर कॉल करना, तब मेरे आदमी तुम्हें मेरे पास ले आएंगे सेफली। अब टोक्यो को 2 साल बाद इन नंबर्स की जरूरत पड़ी थी और वो कॉल करती है, तो प्रोफेसर का एक आदमी टोक्यो को अपने साथ थाईलैंड ले जाता है। वहां एक बड़े से टेम्पल में टोक्यो को जाने बोलता है और जब टोक्यो वहां जाती है तो उसकी एंड प्रोफेसर की 2 साल बाद मुलाकात होती है। वहां वो प्रोफेसर को ये भी बोलती है कि रियो को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर हम पालवान आइलैंड में एक्स इंस्पेक्टर रैक्वेल को देखते हैं अपने मॉम एंड बच्ची के साथ, और अब रैक्वेल भी प्रोफेसर के साथ थी। फिर हम रैक्वेल एंड टोक्यो को आमने सामने देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। और फिर अब आगे क्या करना है ये तीनों बैठकर प्लानिंग करते हैं। रियो को अरेस्ट करके 11 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक रियो के पकड़े जाने की न्यूज किसी भी चैनल पर नहीं आई थी। इसका मतलब ये था कि उसे जेल में प्रोफेसर का पता बताने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। और अब प्रोफेसर बोलता है कि समय आ गया है, हमें अपने टीम को रियूनाइट करना होगा।
हम कुछ ही दिनों में सारे लोग एक साथ आए हैं ऐसा देखते हैं और सब लोग पूछते हैं कि रियो कहाँ है। तो टोक्यो बोलती है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। वो आगे बोलती है कि हमें रियो को बचाना होगा। तो डेनिवर गुस्सा हो जाता है कि अब ये नहीं हो सकता, अब वो बुरा काम नहीं करेगा। अब उसकी बीवी एंड उसका एक बच्चा है और किसी का भी रियो की मदद करने का मन नहीं था। पर प्रोफेसर सबको बोलता है कि टोक्यो एंड रियो ने सबके लिए बहुत कुछ किया है। जब मॉस्को मरा था तो टोक्यो मॉस्को के पास बैठी थी जब सब लोग टनल खोद रहे थे। सीजन 1 में सब लोगों ने गलतियां की थी और अब वो रियो की गलती को भी सुधारेंगे और सब लोग प्रोफेसर की बात मान लेते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि पुलिस ने रियो को टॉर्चर करके अब वॉर स्टार्ट किया है और अब इस बार हम लोग सिस्टम को हिलाने वाले हैं, ना कि अपने पैसे प्रिंट करके, पर हम लोग इस बार गोल्ड यानी कि सोना चुराएंगे, वो भी नेशनल रिजर्व बैंक ऑफ स्पेन से। और फिर प्रोफेसर बोलता है कि ये प्लान ना तो उसका है ना तो उसके डैड का। और गाइज आप लोग शॉक होने वाले हैं कि ये प्लान किसका था। फिर हम कहानी 5 साल पहले की देखते हैं जहां पर हम बर्लिन उर्फ आंद्रेस को देखते हैं। बर्लिन का असली नाम आंद्रेस था। बर्लिन एंड प्रोफेसर मिलते हैं और 5 साल पहले क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों सगे भाई थे। जी हाँ गाइज, सगे भाई। और वो दोनों एक मोनेस्ट्री में जाते हैं। एंड गाइज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका प्लान पहले बैंक ऑफ स्पेन का गोल्ड चुराने का था और वो प्लान था बर्लिन का। जी हाँ गाइज, प्रोफेसर ने अभी जो 950 मिलियन यूरोस को प्रिंट करके रॉबरी की थी, उससे पहले बर्लिन का एक प्लान था बैंक ऑफ स्पेन लूटने का, जिसमें 90 टन सोना था। पर उन्होंने पहले पैसे प्रिंट करने वाली रॉबरी करना चूज किया। पर उसके एंड में बर्लिन ने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पर प्रोफेसर को अब रियो को बचाना था और अपने भाई का सपना भी पूरा करना था। एंड बर्लिन के साथ एक और मास्टरमाइंड था इस गोल्ड रॉबरी का, जिसका नाम था पालेर्मो। हम सब रॉबर्स को प्रेजेंट में उसी मोनेस्ट्री में देखते हैं जहां फिर से 4 महीने सभी रॉबर्स की ट्रेनिंग होने वाली थी और फिर 4 महीने बाद प्लान एग्जीक्यूट होता है। एक बड़े से एयर बलून में 140 मिलियन यूरोस पूरे स्पेन में गिराए जाते हैं रॉबर्स के द्वारा, ताकि सब लोगों को अंदाजा हो जाए कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके लिए रॉबर्स को पब्लिक सपोर्ट चाहिए था। एंड यहाँ एपिसोड 1 एंड होता है। एंड गाइज अब से सारे एपिसोड्स में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिन्हें हम अब देखेंगे। गाइज वीडियो में कुल 3 टाइमलाइन है। बर्लिन, प्रोफेसर एंड पैलोरमा जो 5 साल पहले प्लान करते हैं वो वाली, फिर 4 महीने पहले सारे रॉबर्स ट्रेनिंग लेते हैं वो वाली, एंड तीसरी है प्रेजेंट टाइमलाइन। एपिसोड 2 की शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रॉबर्स के द्वारा फेंके गए पैसों को लोग खुशी से उठा रहे हैं, 140 मिलियन यूरोस को। और फिर शहर के सारे टीवी एंड मोबाइल स्क्रीन पर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो सब पब्लिक को बोलता है कि पुलिस वालों ने उनके बंदे को पकड़ लिया है और उसे बहुत ज्यादा बुरा टॉर्चर किया जा रहा है और ये करके पुलिस ने वॉर डिक्लेयर कर लिया है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, वो भी इल्लीगली, बिना कोई एफआईआर और रजिस्ट्रेशन किए। और अब वो पहले से भी बड़ी रॉबरी करने वाले हैं। एंड गाइज ये रॉबरी थी सिर्फ 3 दिनों की और इस रॉबरी का सिंबल था डेली मास्क। और फिर पब्लिक के सामने प्रोफेसर अपना चेहरा भी रिवील करता है और फिर सबको इमोशनल करके चला जाता है। फिर हम रियो को देखते हैं जिसे कई महीनों तक काल कोठरी में रखा गया था और उसे हमेशा नशे वाली दवाई डालकर कॉफी पिलाई जाती थी, दिन के 40 से 50 कप, और उसे एक मास्क पहनाकर उसके मुंह पर गैस छोड़ी जाती थी और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था ताकि वो प्रोफेसर का पता बता दे। पर एक्चुअल में रियो को प्रोफेसर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो इतने टॉर्चर के बाद वो प्रोफेसर के बारे में बता देता। और फिर हम इंटेलिजेंस हेड प्रिएटो को देखते हैं जो आर्मी का इंतजाम करता है हर बैंक के सामने ताकि वो रॉबर्स को पकड़ पाए। हम 4 महीने पहले का पीरियड देखते हैं जब प्रोफेसर पैलोरमा से मिलने जाता है, जहां वो प्रोफेसर को बहुत डांटता है मॉस्को, ऑस्लो एंड बर्लिन के मौत के लिए। एंड बर्लिन एंड पैलोरमा का ही ये गोल्ड रॉबरी का प्लान था और ये प्लान अब बिना बर्लिन के ही इन्हें कंप्लीट करना था। फिर हम सभी रॉबर्स को प्रेजेंट में आर्मी ड्रेस पहने देखते हैं और वो प्रोफेसर के ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे थे। इस बार 3 लोग रॉबर्स के ग्रुप में नए आए थे। पैलोरमा जो ग्रुप इंचार्ज था बर्लिन के जगह पर, दूसरा था बोगोटा एंड तीसरा ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर। इस बार प्रोफेसर के पास इतने पैसे थे कि उसने अपने पूरे सेटअप को तैयार एडवांस तरीके से किया था और उसने करीब 65 पाकिस्तानी हैकर्स हायर किए थे।
जिन्होंने सीएनआई एंड पुलिस फोर्स के फोन हैक कर लिए थे और उनके माइक्रोफोन्स एक्टिवेट कर लिए थे, जिसके चलते अब प्रोफेसर अपने बेस पर बैठे बैठे ही सब बातें सुन सकता था। और प्रोफेसर का बेस था एक वैन, जी हाँ, एक चलती फिरती वैन। अब प्रोफेसर वैन में रैक्वेल के साथ बैठा था। एंड गाइस डोंट वरी, रैक्वेल प्रोफेसर को धोखा नहीं देने वाली। पूरे सीजन में वो प्रोफेसर का साथ ही देती है। प्रोफेसर प्रिएटो के ऑर्डर सुनता है और प्रिएटो ने हर एक मिलिट्री ट्रूप को अलग अलग बैंक में भेजा था, जिनके अलग अलग नंबर थे। एंड बैंक ऑफ स्पेन, जिसे इन्हें लूटना था, उसके आर्मी के ट्रूप के नंबर्स थे ब्रीपैक 6। और प्रोफेसर ये रॉबर्स को बता देता है और रॉबर्स अपने गाड़ियों पर BRIPSC 6 के स्टिकर्स लगाता है और उनके पास अब 17 मिनट थे बैंक में जाने के लिए। सब लोग मिलिट्री ट्रक एंड जीप में बैठकर बैंक ऑफ स्पेन के बाहर पहुंचते हैं तो बाहर वहां पहले से ही बहुत पब्लिक जमा हुई थी एंड वो सब रॉबर्स की तरफ से थी। और वो मिलिट्री ट्रक पर हाथ में जो आए वो फेंक रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो मिलिट्री मैन नहीं बल्कि खुद रॉबर्स है। सब गाड़ी से उतरते हैं। डेनिवर और हेलसिंकी पुलिस वालों के साथ क्राउड को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग पैलोरमा के साथ सिक्योरिटी हेड से मिलते हैं, जो उन्हें अंदर नहीं जाने देता और बोलता है कि जब तक प्रिएटो उन्हें नहीं कहते तब तक वो उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। तो प्रोफेसर अपने वैन से वॉइस चेंजर से प्रिएटो की आवाज में उस सिक्योरिटी हेड को बोलता है कि उन्हें अंदर जाने दो, और सिक्योरिटी हेड उन्हें परमिशन दे देता है। और सारे पुलिस वाले बिना जाने ही रॉबर्स के हथियार, बॉम्ब वगैरह उनके लिए खुद ही अंदर ले जाते हैं। प्रोफेसर बोलता है कि 6 मिनट में ओरिजिनल ब्रीपैक 6 यूनिट वहां पहुंचने वाला है, पर तब तक सब रॉबर्स अंदर जाते वक्त पुलिस को बोलते हैं कि पब्लिक पर स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करो। और ऐसे करते ही हेलसिंकी और डेनिवर स्मोक में बैंक ऑफ स्पेन के बाहर बॉम्ब लगा देते हैं और अंदर भाग जाते हैं। फिर हम कहानी 5 साल पहले की देखते हैं, जहां बर्लिन, प्रोफेसर एंड पैलोरमा तीनों मास्टरमाइंड बहस कर रहे थे कि कहां रॉबरी करना आसान होगा। बर्लिन का जो प्लान था बैंक ऑफ स्पेन का, उसमें काफी ज्यादा रिस्क था और सबके सब मारे जा सकते थे, पर बर्लिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस बारे में कि वो सक्सेसफुल होंगे। प्रेजेंट में बैंक ऑफ स्पेन में रॉबर्स अंदर जाते ही सारे लोगों को ये ऑर्डर देते हैं कि 2 ग्रुप बनाओ, और उनमें से एक ग्रुप को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इतने हॉस्टेजेस को संभालना मुश्किल था। तो उन्हें ये बोलकर बाहर निकाला जाता है कि बिल्डिंग पर अटैक होने वाला है, जल्दी बाहर जाओ। एंड जैसे ही ग्रुप 1 बाहर जाता है, पैलोरमा बॉम्ब जो बाहर लगाए थे उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते बॉम्ब फट जाते हैं। और फिर पैलोरमा बोलता है कि शायद रॉबर्स कभी भी अंदर आ सकते हैं, तो दरवाजे बंद करो, और दरवाजे बंद किए जाते हैं। पालेर्मो सारे लोगों को ये बोलता है कि अब सब लोग अंदर सुरक्षित हो। प्रोफेसर एंड रैक्वेल अब थोड़ा सा टेंशन में थे क्योंकि यहाँ से आगे अब सबसे मेन काम स्टार्ट होने वाला था। एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रॉबर्स का ट्रेनिंग पीरियड देखते हैं, जहाँ हेलसिंकी एक सवाल पूछता है कि वो बिल्डिंग काफी बड़ी है और हम लोग बहुत कम हैं, तो वो इतने बड़े बिल्डिंग को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेसर बोलता है कि ये बिल्डिंग बाहर से ऐसी दिखती है, पर उसका बीच वाला पार्ट सबसे सेफ है, जिसकी दीवारें बहुत मोटी हैं और वो एक किले के समान है। तो जब भी कोड रेड एक्टिवेट किया जाएगा तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता 1 घंटे के लिए, और तब तक हमें इस कहानी के एक टुकड़े को पकड़ना होगा, यानी कि एक गवर्नर को, जो बैंक ऑफ स्पेन में होगा। तो प्रेजेंट में हम नायरोबी एंड टोक्यो को देखते हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर बन के गवर्नर को बाहर आने बोलते हैं, पर गवर्नर नहीं मानता। तो अब उन्हें किसी तरह गवर्नर को बाहर निकालना था, पर उसके पास सिर्फ 4 गन थी और 5 बॉडीगार्ड्स थे, तो ये काफी मुश्किल था। तो टोक्यो एक बॉडीगार्ड को बेहोश करती है और फिर गवर्नर पर गन तान देती है। ये दोनों लिफ्ट में जाती है, पर गवर्नर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ पैलेर्मो सबको बोलता है कि इस बिल्डिंग में रॉबर्स घुस चुके हैं और वो तुम्हें हॉस्टेजेस बनाने वाले हैं, और वो रॉबर्स कोई और नहीं, वो खुद है। अब दूसरी तरफ ये दोनों फिर से गवर्नर को पकड़ने जाती है और इस बार इन दोनों को सब बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं, पर तभी वहां सारे रॉबर्स आते हैं और उनके बॉडीगार्ड के साथ फायर एक्सचेंज होती है, जिसमें एक कांच को गोली लगती है और कुछ कांच के टुकड़े पैलेर्मो के आंखों में घुस जाते हैं, जिसके चलते वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसके देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। पर किसी तरह ये सब बॉडीगार्ड्स एंड गवर्नर को बंदी बना लेते हैं और पैलेर्मो को एक स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। अब टोक्यो
टोक्यो जो है वो आंखों से सारे कांच निकालने वाली थी, पर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर पैलर्मो वैसे ही उठकर बोलता है कि बेसमेंट में जाओ सोना निकालने के लिए, और ये काम था नैरोबी एंड बोगोटा का। नैरोबी गवर्नर से उस जगह का एक्सेस कार्ड लेती है और फिर हॉस्टेजेस में से 4 लोग चुने जाते हैं वहां बेसमेंट में काम करने के लिए, और उस जगह पर उन्हें 65 डिग्री सेल्सियस में काम करना था, पर वो भी एक चाल थी। असल में वो 4 चुने हुए हॉस्टेजेस भी रॉबर्स के ही आदमी थे। ये बस हॉस्टेजेस पर दबाव बनाने की ट्रिक थी। ये लोग वहां पहुंचते हैं जिस वोल्ट में 90 टन सोना था, पर आपको पता है कि वहां जाने पर एक रिस्क थी कि अगर उस वॉल्ट को खोलने की कोशिश की गई तो वो वॉल्ट पानी से भर जाएगा। पर अब इन्हें वो वॉल्ट खोलना भी था और पानी से बचना भी था। बाहर हम सब इंस्पेक्टर एंजल को देखते हैं, और अब कोलोनर प्रिएटो बीमार होने के कारण उसने दूसरा इंचार्ज चुना था, और वो था टोमायो। और गाइस बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा सन की था और ये रैकवेल जैसे सिचुएशन हैंडल नहीं करता था। और एक और इंचार्ज तो अभी आना बाकी थी जो सबसे ऊपर थी, जिसका नाम था एलिसिया। ये वो थी जिसने इतने महीनों से रियो को कुत्ते की तरह टॉर्चर किया था। फिर हम 5 साल पहले बर्लिन को प्रोफेसर से अपना प्लान डिस्कस करते हुए सुनते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। उन्हें 14 टन स्टील के डोर को काटना है, और ये प्रेजेंट में ऐसा ही करते हैं। ये कुछ ही मिनटों में स्टील को काट देते हैं, पर तब तक काफी पानी वॉल्ट में घुस चुका था। फिर ये लोग उस कटे हुए होल में एक कैप्सूल घुसाते हैं जिसमें 2 डोर्स थे। एक बंदा डोर खोल के अंदर जाएगा और डोर बंद करेगा, फिर दूसरा डोर खोलेगा और फिर स्विम सूट एंड ऑक्सीजन टैंक की मदद से इजीली वो गोल्ड के वॉल्ट में घुस जाएंगे। और यही एग्जैक्टली बर्लिन का भी प्लान था, और ये देखकर नैरोबी एंड बोगोटा काफी खुश थे क्योंकि वो सक्सेसफुली अंदर घुस चुके थे। हम लोग उसके पीछे भी एक और डोर देखते हैं जिसमें भी कुछ था। उसमें जो था उसके चलते रॉबर्स खुद को डिफेंड करने वाले थे। अब वो क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। और एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में नायरोबी 2 गोल्ड बार ले आती है और सबको दिखाती है, और बोगोटा उस वॉल्ट के पीछे का जो डोर था उसे खोलने की कोशिश करता है, और प्रोफेसर ने बैंक के कैमरास को अपने कंट्रोल में लेकर सब जगह पर नजर रखी हुई थी। बाहर टेंट में टोमायो को पता था कि रॉबर्स ने जरूर उनके डिवाइस हैक किए होंगे, और इसीलिए वो सबके फोन बंद करवा के डस्टबिन में फेंक देता है, सिवाय प्रिएटो के जो बस टेंट से बाहर जाने ही वाला था अपने घर। फिर हम पैलर्मो को देखते हैं जो प्रोफेसर को बोलता है कि वो डोर कट करने में 2 घंटे लग सकते हैं, पर रैकवेल बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 14 मिनट है। 14 मिनट्स में आर्मी बैंक में घुसने वाली है। कुछ भी करके जल्दी से डोर कट करो, और उसके लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करो। एंड गाइस, डॉल्फिन था गवर्नर जिसको उस डोर का कोड पता था, और वो उस डोर को सिर्फ 3 सेकंड में खोल सकता था। और जब ये उसे उस वॉल्ट के पास ले जाते हैं तो गवर्नर बोलता है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और तब गवर्नर और डेनिवर की बहस होती है, और डेनिवर उसे धक्का दे देता है और गवर्नर का सर पाइप से टकरा जाता है, जिसके चलते गवर्नर बेहोश हो जाता है। फिर हम रॉबर्ट्स का पास्ट देखते हैं जहां पैलर्मो एंड प्रोफेसर सबको बताते हैं कि हम कांटेक्ट करने के लिए 1940s की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एंड सैटेलाइट के थ्रू बात करेंगे, और पुलिस उनकी बात नहीं सुन पाएगी क्योंकि वो मशीन एन्क्रिप्टेड मैसेजेस जनरेट करती है। हर कॉल के बाद 2400 एन्क्रिप्टेड लेयर्स उसमें ऐड होते थे, और पुलिस जब तक उन्हें डिकोड करती तब तक और 2400 एन्क्रिप्टेड लेयर्स ऐड होते थे, तो पुलिस कभी भी उनकी बातें नहीं सुन पाती। प्रेजेंट में सारे होस्टेजेस को मास्क, रॉबर्स के कपड़े एंड बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाते हैं, और तब प्रोफेसर जो है वो प्रिएटो जिसका अकेला का फोन ऑन था उस पर कॉल करता है, और उसे भी पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कॉल भी पुराने फोन से किया था जिसमें ना तो कैमरास थे ना तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। और फिर भी अगर पुलिस उसे ट्रेस करती तो प्रोफेसर का एक आदमी जो है वो हमेशा घूमते रहता था। तो अब मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। प्रोफेसर जो है वो पुराने फोन से अपने आदमी के पुराने फोन पर कॉल करता है, और उसका आदमी एक और फोन से प्रिएटो के फोन पर कॉल करता है, और प्रोफेसर का आदमी उन दोनों फोन को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक बॉक्स में पैक करके घूमता रहता था। और इसके चलते आईपी एड्रेस जो है वो एक फोन से दूसरे फोन पर जंप होता था, और उस शहर में 4 लाख लोग थे, तो सबके फोन पुलिस को चेक करना इम्पॉसिबल था। प्रोफेसर प्रिएटो को बोलता है कि वो तुम्हें 1 घंटे में वापस से कॉल करेगा, पर टोमायो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे में तो पकड़ लूंगा। और फिर हम पुलिस के स्क्रीन पर 10 मिनट टाइम बचा देखते हैं, और पुलिस बैंक ऑफ स्पेन में घुसने वाली थी। फिर हम ऑल्ट्रो को पुलिस टेंट में देखते हैं जो कि पुलिस के पूछने पर बोलता है कि रॉबर्स का इंचार्ज इस बार डेनिवर होगा।
वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि डेनिवर ने उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका एंड उसका बच्चा उससे छीना था और पुलिस जब भी डेनिवर को देखे उसे गोली मार दे, इसलिए ऑल्ट्रो ये सब बोलता है। बैंक ऑफ स्पेन में सिचुएशन हद से बाहर थी। पुलिस 10 मिनट में अंदर जाने वाली थी पर अभी तक वोल्ट के पीछे का डोर नहीं खुला था जिसके पीछे रॉबर्स के बचने का सोल्यूशन था। जो डोर का कोड डालकर उसे खोल सकता था वो तो बेहोश था डेनिवर के मारने से, तो अब एक ही रास्ता था। बोगोटा एक बॉम्ब ले जाता है उस कैप्सूल के थ्रू उस वोल्ट में और वो उस बॉम्ब को डोर पर लगाकर छुप जाता है और बॉम्ब फटते ही डोर भी ओपन हो जाता है। सबको बाहर लगता है कि बोगोटा मर गया पर ऐसा नहीं था। एपिसोड 4 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गवर्नर को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। उसके सर पे लगने के कारण उसे डर के मारे माइल्ड अटैक आया था एंड दूसरी तरफ वोल्ट के अंदर डोर टूट चुका था जिसमें बहुत सारे सूटकेस थे। बोगोटा उन सूटकेस को बाहर ले आता है एंड डेनिवर जल्दी से उन्हें बाहर ले जाता है एंड बैंक ऑफ स्पेन के डोर खोलकर बाहर जाने लगता है। तब तक पुलिस अंदर घुसने वाली थी पर तब डेनिवर बाहर ये 2 सूटकेस ले जाता है एंड रॉबर्स के पास उस वोल्ट में कई सारी ऐसी सूटकेस थी और टोमायो जब डेनिवर के हाथ में ये सूटकेस देखता है तो वो पुलिस एंड आर्मी को मिशन अबॉर्ट करने बोलता है और पीछे हटने बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस सूटकेस में ऐसा क्या था, तो जाहिर सी बात है कि वो इतने परफेक्टली छुपाए गए थे, मतलब उसमें सारे सरकार के काले कारनामे छुपे हुए थे और मीडिया के सामने ये ना आए और रॉबर्स उनकी जानकारी पब्लिक तक ना पहुंचाए, इसीलिए टोमायो पुलिस एंड मिलिट्री को अंदर जाने से रोकता है। डेनिवर उन 2 सूटकेस को बाहर फेंक कर अंदर चला जाता है एंड गाइज अब पुलिस को थोड़ी देर ही सही अब शांत बैठना ही था क्योंकि अब रॉबर्स के हाथ में हुक्म के पत्ते लगे थे। हम यही सब बर्लिन को 5 साल पहले ही बोलते हुए देखते हैं कि क्या कब और कैसे होगा। प्रोफेसर भी अपने वैन में इस बात से बहुत खुश था और अब रैक्वेल एंड प्रोफेसर दोनों भी बीच के साइड में अपने वैन से बाहर आकर खुशी मनाते हैं। फिर हम केस के न्यू इंचार्ज एंड रियो को देखते हैं जो स्पेन में अपने प्राइवेट प्लेन में लैंड कर चुके थे और जैसा आपको पता है कि प्रोफेसर रियो के बदले 40 हॉस्टेजेस को छोड़ने वाला था। बैंक में गवर्नर को होश आता है और वो अब ठीक था, तो नायरोबी उस गवर्नर को दिखाती है कि उन्होंने सारे गोल्ड को निकाल लिया है और वो उस 90 टन गोल्ड को मेल्ट कर रहे हैं बड़े बड़े बर्नर से और फिर उसे पानी में डालकर उन गोल्ड को स्मॉल बबल्स जैसा शेप मिल रहा है और उन स्मॉल गोल्ड बबल्स को वो इकट्ठा कर रहे हैं जिसे बड़े गोल्ड बार से कम मेहनत में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गवर्नर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और गवर्नर एक अच्छी बात करता है कि हर एक चीज का फल मिलता है और बेसिकली वो कर्मा के बारे में बात कर रहा था, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, जिसे सुनकर नायरोबी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। फिर हम बैंक के बाहर टेंट में बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आया देखते हैं जो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि क्राउड को हटाओ और जल्दी से कुछ ऐसा करो कि सारे रॉबर्स पकड़े जाएं। और तब तक मोनिका ने उन 24 बॉक्सेस की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी हैकर्स को दे दी थी जो सिर्फ एक ही क्लिक पर उस इंफॉर्मेशन को मीडिया में दे सकते थे और टेंट में सब परेशान थे क्योंकि सब लीक हो जाता और अगर सब कुछ लीक हो जाता तो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड टोमायो खुद भी मारा जाता प्रेसिडेंट के थ्रू। टोमायो अब सोचता है कि एक ही रास्ता है कि रैक्वेल एंड प्रोफेसर को पकड़ा जाए जो बाहर है एंड अगर लीडर पकड़ा जाए तो रॉबर्स भी पकड़े जाएंगे। फिर एलिसिया न्यू इंचार्ज टेंट में आती है, यानी गाइस पहले जैसे इंस्पेक्टर रैक्वेल एंड प्रिएटो दोनों फर्स्ट रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब इस रॉबरी को एलिसिया एंड टोमाया करने वाले थे जो इन दोनों से काफी खतरनाक एंड सनकी और होशियार थे। और इस सीजन के एंड तक रॉबर्स की ये दोनों मिलके बैंड बजाने वाले हैं। फिर सारे न्यूज में एलिसिया एंड रियो छाए हुए थे और आपको याद होगा कि शुरुआत में ही प्रोफेसर ने सारे पब्लिक के सामने ये कहा था कि रियो को किसी सीक्रेट जगह पर बिना एफआईआर टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए अब न्यूज वाले एलिसिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। और जैसा प्रोफेसर ने रैक्वेल के साथ गेम खेला था ठीक वैसे ही वो एलिसिया के साथ खेलता है, पर डिफरेंस ये था कि तब रैक्वेल पब्लिक से डर गई थी और एलिसिया को पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। बैंक में अब पैलोरमा एक आंख से देख पा रहा
रहा था और दूसरी आंख उसकी अब भी डैमेज थी। प्रोफेसर कॉल करके टोक्यो को बोल देता है कि रियो स्पेन में आ चुका है, जिसे सुनकर सब रॉबर्स बहुत ज्यादा खुश थे और अब पुलिस पर अंधेरा छाया हुआ था एंड रॉबर्स खुश थे। पर अब पुलिस को अंधेरे में ही एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो था इंस्पेक्टर एंजल, जिसने प्रोफेसर के फोन को ट्रैक करने की कोशिश की थी और उसने ये देखा था कि पूरे शहर में भले ही आईपी एड्रेस जंप कर रहा हो, पर एक जगह है जहां पर सैटेलाइट सिग्नल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड गाइस, वो सच में प्रोफेसर की ही लोकेशन थी। पर प्रोफेसर अब अपनी लोकेशन चेंज कर चुका था और वो रैक्वेल के साथ आगे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। फिलहाल तो टोमाया बोलता है कि जब तक लोकेशन कंफर्म नहीं होती इसके बारे में किसी को मत बताओ। तब प्रोफेसर एलिसिया को कॉल करता है और ये रैक्वेल की तरह प्रोफेसर से बात नहीं करने वाली थी और वो सीधा बोलती है कि बकवास बातें रहने दो। और वो बोलती है कि रैक्वेल, मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन रही हो और एक और बात सुन लो कि मैं तुम्हारे मॉम एंड बेटी को ढूंढ रही हूँ और मैं जल्दी ही उन्हें ढूंढ लूंगी और उन्हें भी रियो की तरह काल कोठरी में रखूंगी। मुझे ना तो मीडिया की परवाह है ना तो पब्लिक की, और मैं ये कर सकती हूँ एंड तुम्हें भी ये पता है। ये प्रोफेसर एंड रैक्वेल दोनों को भी एक्सपेक्टेड नहीं था और प्रोफेसर बोलता है कि रैक्वेल, अगर तुम टीम में नहीं होती तो अच्छा होता, क्योंकि तुम ही इस रॉबरी का आसान शिकार हो। और इसके चलते दोनों में झगड़ा हो जाता है। बैंक में गवर्नर का हेड बॉडीगार्ड रॉबर्ट्स को बहुत बुरा भला कहता है और इसके चलते पैलेर्मो उसे स्टिक से बहुत मारता है, जिसके चलते हेलसिंकी डेनिवर उसे रोकते हैं एंड नायरोबी बोलती है कि प्रोफेसर का रूल है कि किसी को हानि नहीं पहुंचानी। पर पैलोरमा बोलता है कि ये प्लान प्रोफेसर का नहीं है, वो उसका एंड बर्लिन का है। भले ही प्रोफेसर अब उसे हैंडल कर रहा है, पर पैलोरमा जो चाहे वो कर सकता है और इनका भी आपस में झगड़ा हो जाता है। यानी गाइस, एलिसिया के एंटर होते ही प्रोफेसर एंड रैक्वेल में आग लग गई थी और अब रॉबर्ट्स में भी झगड़ा हो गया था। एपिसोड 5 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम 5 साल पहले दोनों भाई बर्लिन एंड प्रोफेसर को देखते हैं। बर्लिन सर्जियो उर्फ प्रोफेसर को अपने गर्लफ्रेंड से मिलाता है, जिसका नाम था टाइटेनिया, और बर्लिन ने उसे दोनों भी रॉबरीज यानी कि रॉयल म्यूजियम एंड बैंक ऑफ स्पेन के रॉबरी के बारे में बता दिया था एंड बेसिकली ये भी एक चोर थी। पर इसके चलते इन दोनों में भी बहस हो जाती है। फिर प्रेजेंट में हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो पैलोरमा को कॉल करके पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। तो पैलोरमा बोलता है कि अभी तक 10 टन गोल्ड को ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जा चुका है, लगभग 10,700 किलो सोना, और टोटल उन्हें 90 टन ग्रेन्स कन्वर्ट करने थे। और बात तो साफ थी कि प्लान कंप्लीट होने पर इन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, पहले से भी ज्यादा पैसे। पुलिस टेंट में सब डिसाइड करते हैं कि अगर रॉबर्स के पास 24 बॉक्सेस है जिसमें गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट है, तो पुलिस खुद ही उन सीक्रेट्स को मीडिया के सामने रिवील कर देगी। और जब रॉबर्स को पता चलेगा कि पुलिस ने खुद ही गवर्नमेंट के सीक्रेट रिवील कर दिया है, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और पुलिस ये काम खुद के नाम पे नहीं करेगी, वो ये काम करेगी प्रोफेसर के नाम पे। वो सबको ये बोलेगी कि गवर्नमेंट की सीक्रेट प्रोफेसर ने ही रिवील किए हैं, और जब प्रेसिडेंट को ये पता चलेगा, वो प्रोफेसर को शूट एट साइट की ऑर्डर दे देगा और उन लोगों को इनाम भी मिलेगा जो प्रोफेसर का पता बताएंगे। और यही होता है। पुलिस मीडिया में ये अफवाह उठा देती है कि प्रोफेसर ने गवर्नमेंट के सीक्रेट रिवील कर दिए हैं। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर टोमायो को डायरेक्ट ऑर्डर देता है बैंक में घुसने के, और वो घुसने वाले थे एक हाई प्रेशर गैस वेंटिलेटर के थ्रू घुसाकर, और वो गैस थी हेलोथेन, जिसे सूंघ कर 30 मिनट तक सब बेहोश हो जाएंगे और जब तक उनकी आंख खुलेगी वो अरेस्ट हो चुके होंगे। प्रोफेसर पैलोर्मो को इसकी खबर देता है, पर वो कहां से घुसने वाले हैं ये किसी को पता नहीं था। रैक्वेल अपने आदमी को कॉल करके बोलती है कि वहां क्या हो रहा है ये देखकर बताओ, और तभी उनकी वैन रास्ते में एक पेड़ के नीचे से गुजरती है और उनका एंटीना जो है वो टूट जाता है और उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। प्रोफेसर नीचे उतरकर वो एंटीना उठाता है, पर तब गांव के लोग वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। तब वहां एक पुलिस वाला आता है, जिसे वहां आते देख प्रोफेसर छुप जाता है और गांव वाले उस पुलिस वाले को झांसा देकर जाने बोलते हैं। उस ऑफिसर के जाते ही सब प्रोफेसर की वैन जो कीचड़ में फंसी थी उसे निकाल देते हैं और रैक्वेल सभी गांव वालों को पैसों के बंडल पैक करके देती है। और तब रैक्वेल का आदमी फिर से कॉल करता है कि पुलिस वाले नार्कोटिक गैस छोड़कर अंदर घुस रहे हैं। प्रोफेसर एक जगह गाड़ी रोककर किसी तरह पैलोर्मो को इसकी जानकारी देने में कामयाब हो जाता है और हम 5 पुलिस वालों को देखते हैं जो अब अंदर जाने वाले थे। वो अंदर जाते हैं वेंटिलेटर डक्ट के थ्रू
थ्रू। एक के बाद एक, पर जब वो अंदर जाते हैं उन्हें कई लोग बेहोश दिखते हैं, पर एक भी उन्हें रॉबर नहीं दिखता। सारे लोग हॉस्टेजेस थे। और जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, रॉबर्स जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, वो दोनों साइड से आगे एंड पीछे से मशीन गन से पुलिस पर हमला करते हैं। गोलियों से बचते हुए पुलिस वाले एक रूम में जाते हैं और यही रॉबर्स को चाहिए था। पुलिस उस रूम में जाते ही सारे लेजर सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अगर उन लेजर्स को हाथ लगाया जाता तो जो एक्सप्लोजिव्स वहां लगाए गए थे वो फट जाते और पांचों पुलिस वाले मारे जाते हैं। और तभी पुलिस का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था और वो बेहोश हो जाते हैं और पांचों पुलिस वालों को बंदी बना लिया जाता है। कई घंटों तक पुलिस वाले वापस नहीं आए थे। तभी पुलिस टेंट में प्रोफेसर कॉल करके पुलिस वालों को बोलता है कि ये रहे तुम्हारे इलीट स्क्वाड, जो तुरंत पकड़ी गई। और तब प्रोफेसर बोलता है कि वो 40 हॉस्टेजेस एंड इन 5 ऑफिसर्स को छोड़ देगा अगर तुम रियो को बैंक ऑफ स्पेन में ले आओगे। एलिसिया प्रोफेसर की बात मान लेती है और ये सुनकर प्रोफेसर एंड रैक्वेल खुश हो जाते हैं। सुबह 8 बजे रियो आजाद होने वाला था और ये खुशखबर टोक्यो को भी मिलती है। फिर हम रियो को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में था। उसके शरीर में एक जगह पर पुलिस के द्वारा एक माइक्रोफोन एंड एक सैटेलाइट चिप लगाई जाती है और फिर उसे तैयार करके बैंक ऑफ स्पेन के सामने लाया जाता है। और रियो काफी ज्यादा खुश था और टोक्यो भी। एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। एंड गाइज, अब जो बचे हुए 2 एपिसोड्स हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस, कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सारे नॉर्मल पीपल जो थे वो रॉबर्स के सपोर्ट में थे और रियो को देखते ही सब उसका नाम पुकारने लगते हैं। और अब 40 हॉस्टेजेस एंड 5 पुलिस ऑफिसर्स को छुड़ा लिया जाता है और रियो बैंक ऑफ स्पेन में एंटर करता है और सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। और आर्टुरो जो है, हाँ वही जो सीजन 1 एंड 2 में था, और अब वो पुलिस की हेल्प कर रहा था। वो फिर से हीरो बनने के लिए बैंक का डोर खुला देखकर बैंक में घुस जाता है। पुलिस सब बात अब सुन सकती थी क्योंकि रियो के शरीर में एक माइक्रोफोन चिप थी। सोरेज और बाकी पुलिस वाले टेंट में आते हैं जो बहुत चिढ़े हुए थे और बैंक में आर्टुरो को देखकर सब लोग बहुत चौंक गए थे। और टेंट में एलिसिया सभी हॉस्टेजेस से पूछताछ करती है कि अंदर क्या हो रहा है और ये 2 नए बंदे कौन हैं। तो हॉस्टेजेस बोलते हैं कि एक है पैलर्मो एंड दूसरा है बोगोटा। फिर एलिसिया एक ऐलान करती है कि जो भी प्रोफेसर का पता देगा उसे 10 मिलियन यूरोस मिलेंगे और इतने पैसों के लिए कोई भी प्रोफेसर को पकड़ कर ले आता। फिर हम एंजल को देखते हैं जिसने प्रोफेसर की वैन ढूंढ निकाली थी पर अंदर कोई नहीं था। तो टोमायो एंजल को पुलिस, आर्मी और बाकी सारी पावर्स देता है और बोलता है कि अब प्रोफेसर का पता जल्दी से लगना चाहिए। एंड दूसरी तरफ रियो प्रोफेसर से बात करता है और उनकी बातें पुलिस वाले सुन रहे थे। प्रोफेसर जानबूझकर उसके साथ क्या हुआ ये रियो को पूछ रहा था और रियो भी उसके साथ जो हुआ ये रो रो कर बता रहा था, पर ये एक ट्रैप था। पुलिस वाले भी अब एलिसिया की तरफ देखकर सोच रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है किसी के भी साथ। अब गाइज, ये सब बातें एक ट्रैप थी। प्रोफेसर ने ट्रेनिंग के वक्त ही सबको बता दिया था कि रियो के शरीर में एक माइक्रोफोन एंड एक सैटेलाइट चिप लगाई जाएगी और उसकी ट्रेनिंग भी रॉबर्ट्स ने 4 महीने पहले ही ले ली थी कि उन चिप्स को कैसे निकाला जाए। और उसके बाद पुलिस को बहुत सही तरीके से गुमराह किया जाने वाला था इन रॉबर्स के द्वारा। दूसरी तरफ पुलिस ने एक ड्रोन जंगल में भेजा था जहां प्रोफेसर एंड रैक्वेल होने के चांसेस थे और उस ड्रोन में ये दोनों कैप्चर हो जाते हैं, पर दोनों भी एक्सेलरेटर पर पत्थर रख के जंगल के अंदर ड्रोन से बचकर अपना इमरजेंसी किट लेकर कूद जाते हैं। उनके पास उस किट में था ग्रीन पत्तों वाले ब्लैंकेट्स, पैसे, गन्स, खाने पीने का सामान एक्सेट्रा। फिर प्रोफेसर एंड रैक्वेल का प्लान था कि ये दोनों पेड़ पर चढ़कर पत्ते के ब्लैंकेट्स पहनकर छुप कर बैठेंगे, पर प्रोफेसर तो पेड़ पर छुप जाता है पर रैक्वेल चढ़ नहीं पाती। तभी इंस्पेक्टर एंजल पुलिस फोर्स के साथ वहां आ जाता है। तो रैक्वेल एक घर के शेड में छुप कर बैठती है और वो प्रोफेसर से बात कर रही थी। तभी वो सुनती है कि उस घर के लोग जो है वो टीवी पर वही न्यूज देख रहे हैं कि जो भी प्रोफेसर को पकड़ कर लाएगा उसे 10 मिलियन मिलेंगे। और पुलिस तो पूरे जंगल में फैल गई थी। और एपिसोड 7 यहाँ एंड होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड तो ये लास्ट वाला 8th एपिसोड है जहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। एपिसोड 8 की शुरुआत में सोरेस भी अपने टीम के साथ जंगल में जाता है और दूसरी तरफ रैक्वेल को उस घर का मालिक पकड़ लेता है गन दिखाकर। बैंक ऑफ स्पेन में पैलर्मो को प्रोफेसर बोलता है कि प्लान एल्केंट्रेज एक्टिवेट करो, वो पकड़े जाने वाले हैं। तो पैलर्मो सबको इसकी खबर देता है
एंड अब रॉबर्स का ट्रेनिंग पीरियड हमें दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर बोलता है कि प्लान एल्केंट्रस में हम एक ऐसा बेट क्रिएट करेंगे कि पुलिस वाले एक तो प्रोफेसर को पकड़ पाएंगे या फिर रॉबर्स को। और अब प्रोफेसर का इस सिचुएशन में बचना मस्ट था, तो जल्दी से रियो के बॉडी से माइक्रोफोन चिप निकाली जाती है और सैटेलाइट चिप भी। और फिर ये लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये 90 टन का गोल्ड लेकर टनल से भाग रहे हैं। वो लोग खोदने की आवाज करते हैं उस माइक्रोफोन के सामने। फिर सब लोग पानी में भाग रहे हैं टनल के थ्रू, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। और फिर नकली बोट की आवाज की जाती है ताकि पुलिस को लगे कि टनल में बोट ले जाकर रॉबर्स भाग रहे हैं। पर पुलिस को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि पहले वहां कोई टनल नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रॉबर्स अपने साथ एक मुंगूस लाए थे। रियो के शरीर पे एक और सैटेलाइट कनेक्टेड चिप भी थी, जिससे वो कहां पर चल रहा है ये सभी पुलिस को मॉनिटर पर दिखता था। तो माइक्रोफोन को तोड़ दिया जाता है और पुलिस को लगता है कि सिग्नल लॉस्ट हो गया है। और फिर उस मुंगूस पर वो सैटेलाइट चिप लगाकर उसे एक पाइप में छोड़ दिया जाता है और पुलिस को लगता है कि रॉबर्स भाग गए। और तब एंजल एंड टीम को भी टमायो बुला लेता है और एक टीम को उस पाइप के एग्जिट पॉइंट पर खड़ा रखता है। पर वहां से रॉबर्स नहीं मुंगूस निकलता है और पुलिस को समझ में आ जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। फिर अब एलिसिया एक चाल चलती है। वो नायरोबी का एक बेटा था, उसका टेडी एलिसिया बैंक के बाहर रखती है और उस टेडी में एक फोन था। रॉबर्स हॉस्टेजेस के द्वारा उस टेडी को अंदर ले आते हैं एंड नायरोबी उसे ले जाती है एक कमरे में। उसके पीछे मोनिका भी थी। फिर उसी फोन पर एलिसिया कॉल करती है और नायरोबी को उसके बेटे की आवाज सुनाती है और फिर उसके बेटे को बैंक के सामने भी ले आती है। जब नायरोबी कांच के पास जाती है तो मोनिका उसे पीछे हटने बोलती है, पर नायरोबी अपने बेटे को देख रही थी। और तब एलिसिया स्नाइपर को शूट करने का ऑर्डर देती है, जो उसी पर स्नाइपर पॉइंट करके बैठा था और नायरोबी के चेस्ट में सीधा गोली घुसती है। सब लोग वहां आते हैं, पर थोड़ी ही देर में नायरोबी अपना दम तोड़ देती है, यानी नायरोबी मर चुकी थी। अब दूसरी तरफ सोरेस की टीम अब भी जंगल में प्रोफेसर को ढूंढ रही थी और उस घर के मालिक ने शॉटगन दिखाकर रैक्वेल को पकड़ लिया था। रैक्वेल भी गन निकालती है, पर वहां उस आदमी की बीवी भी शॉटगन लेकर आती है। तो रैक्वेल किसी तरह इन दोनों को बता रही थी कि पुलिस तुम्हें 10 मिलियन दे रहे हैं, पर हम तुम्हें 15 मिलियन देंगे। पर वो दोनों नहीं मानते। उस घर का मालिक 20 मिलियन की मांग करता है एंड रैक्वेल मान जाती है। पर तभी पूरी पुलिस फोर्स वहां आती है और उस आदमी की वाइफ रैक्वेल के बारे में पुलिस को बता देती है। पुलिस सबसे पहले इन दोनों को अप्रिशिएट करने के बजाय अरेस्ट कर लेती है और फिर प्रोफेसर एंड रैक्वेल एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सुआरेज रैक्वेल को गिरफ्तार करता है और प्रोफेसर उसे बचाने के लिए पुलिस के पास भागकर आ रहा था। पर तब एलिसिया सुआरेज को बोलती है कि रैक्वेल को तुमने एनकाउंटर में मार दिया, ऐसा प्रिटेंड करो। और सुआरेज ऐसा ही करता है। वो हवा में गोलियां चलाता है और प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि रैक्वेल मारी गई और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रोता है। और तभी उसे पालेर्मो का कॉल आता है कि पुलिस टैंक बैंक में घुस रही है। तो प्रोफेसर बोलता है कि अब उन्होंने नायरोबी एंड रैक्वेल को मारा है, तो अब वॉर होगा, प्लान एक्टिवेट करो। पर रैक्वेल मरी नहीं थी। उससे पूछताछ की जा रही थी कि प्रोफेसर कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बताती, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पर म्यूजियम में जो पुलिस टैंक अंदर बैंक में आने वाली थी, प्रोफेसर के वॉर के ऐलान करते ही सबसे पहले टोक्यो एंड रियो 2 मिसाइल्स को उस टैंक पर छोड़ती हैं, जिसके चलते उस टैंक में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टैंक के अंदर के सारे पुलिस वाले लिटरली जल कर मारे जाते हैं। एंड टोक्यो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसने ये गलत काम किया, पर ये करना रॉबर्स के हिसाब से अब जरूरी था, क्योंकि पुलिस अब तक रॉबर्स को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। इस हादसे से एलिसिया से लेकर हर पुलिस वाला एंड गवर्नमेंट ऑफिसर शॉक में था। बैंक डोर वापस से बंद किए जाते हैं और फिर हम सारे रॉबर्स के डरे और रोते हुए चेहरे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पहले रॉबरी में किसी की जान नहीं ली थी, पर इस बार उन्हें ये गलत काम करना पड़ा था और ये बर्लिन के प्लान में था। और आई एम श्योर कि बर्लिन एंड पालेर्मो ने इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचा होगा, पर आगे क्या हुआ इसके बारे में हमें सीजन 4 में पता चलेगा। सीजन 3 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें बहुत कुछ हो चुका था और मैंने आपको सब कुछ डिटेल में भी बताया। तो सीजन 4 की भी एक्सप्लेनेशन में जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये थी मनी हाइस्ट सीजन 3 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।